का जो अपना कंटेंट है वो है अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस। पिछले वीडियो में जो अपन ने बात की थी वो था समसूत्री विभाजन यानी कि मिटोसिस। समसूत्री विभाजन की खोज फ्लेमिंग ने की थी दोस्तों, और अर्धसूत्री विभाजन इसका अध्ययन सबसे पहले स्ट्रासबर्गर इन्होंने इसका अध्ययन किया था। सर्वप्रथम स्ट्रासबर्गर ने अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन किया, और ये जो मियोसिस नाम है ये नाम फार्मर व मुर इन दोनों वैज्ञानिकों ने मियोसिस नाम दिया। तो अध्ययन करने वाले जो वैज्ञानिक है सबसे पहले वे है स्ट्रासबर्गर, और ये जो मियोसिस नाम दिया है ये नाम दिया है फार्मर और मुर ने। अब दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन यानी कि इसमें जो गुणसूत्र है, गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका की आधी रह जाती है। जैसे मान लीजिए कोई कोशिका है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या है 2n, तो इससे जो कोशिकाएं बनेगी उन कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या कितनी रह जाएगी दोस्तों? n, यानी कि मात्र कोशिका की आधी रह जाएगी। साथ ही इसमें जो कोशिकाएं बनती है वो चार पुत्री कोशिकाएं बनती है। चार पुत्री कोशिकाएं कैसे? दो कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के फलस्वरूप और दो कोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अर्धसूत्री विभाजन दो प्रकार का होता है, अर्धसूत्री फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। तो दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट को चार अवस्थाओं में बांटा गया है। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, इसको चार प्रावस्थाओं में बांटा गया है। कौन कौन सी? प्रोफेज, वही अवस्थाएं जो समसूत्री विभाजन में थी, प्रोफेज, मेटाफेज, इनके आगे फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, और टीलोफेज फर्स्ट। ये चार प्रावस्थाएं अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट की होती है। बात करते हैं सबसे पहले प्रोफेज फर्स्ट की। तो दोस्तों इस अर्धसूत्री विभाजन में जो प्रोफेज अवस्था होती है उसमें समसूत्री विभाजन की प्रोफेज अवस्था से ज्यादा समय लगता है, यानी कि ये प्रोफेज अवस्था समसूत्री विभाजन की प्रोफेज से अधिक लंबी होती है। इस प्रोफेज फर्स्ट को पुनः 5 प्रावस्थाओं में या उप प्रावस्थाओं में बांटा गया है दोस्तों, जिसमें से पहली प्रावस्था है लेप्टोटीन प्रावस्था। लेप्टोटीन प्रावस्था। इस प्रावस्था में क्या होता है कि जो क्रोमेटिन का जाल है, क्रोमेटिन का जाल संघनित होने लगता है, संघनित होकर क्रोमोसोम में बदलने लगता है। जो गुणसूत्र अपने को केंद्रक में क्रोमेटिन के जाल के रूप में दिखाई देते हैं, और ये क्रोमेटिन जाल संघनित होकर किस में बदल जाता है दोस्तों? क्रोमोसोम में बदल जाता है। क्रोमोसोम में बदल जाता है। कौन सी अवस्था में बदलता है? लेप्टोटीन अवस्था। लेप्टोटीन कौन सी अवस्था की उपरावस्था है? प्रोफेज फर्स्ट की। ये बात ध्यान में रखनी है दोस्तों। इसको 5 उपप्रावस्थाओं में बांटा गया है। यह है समसूत्री विभाजन की प्रोफेज से लंबी अवस्था है। ठीक है। क्रोमोसोम स्पष्ट, जो क्रोमेटिन है वो संग्रहित होकर किस में बदल जाते हैं? क्रोमोसोम में बदल जाते हैं। ठीक है दोस्तों। अब ये जो अवस्था है लेप्टोटीन अवस्था,
इसको हम गुलदस्ता अवस्था भी कहते हैं। गुलदस्ता अवस्था क्यों? क्योंकि इसमें जो गुणसूत्र है वो हमें गुलदस्ते के समान दिखाई देते हैं, जिसके कारण इस अवस्था को गुलदस्ता अवस्था भी कहा जाता है। इसमें क्या हुआ? इसमें जो क्रोमेटिन का जाल था वो किसमें बदल गया? क्रोमोसोम में बदल गया। इसके बाद लेप्टोटीन के बाद जो अवस्था आती है वो है जाइगोटीन अवस्था। अब देखिए लेप्टोटीन में क्या हुआ? जो गुणसूत्र है वो क्रोमोसोम में बदल गए। अब जाइगोटीन, इसकी जो सेकंड उपपरावस्था है, प्रोफेज फर्स्ट की जो सेकंड उपपरावस्था है वो है जाइगोटीन उपपरावस्था। अब जाइगोटीन उपपरावस्था में क्या होगा कि गुणसूत्र जो है, ये जो क्रोमोसोम है, ये पास पास में आते हैं और पास पास में आकर क्या बन जाते हैं? जोड़े के रूप में। जो समजात गुणसूत्र होते हैं इस जाइगोटीन अवस्था में समजात गुणसूत्रों के जोड़े बन जाते हैं। समजात गुणसूत्रों के जोड़े। एक जोड़े को गुणसूत्रों की युगल अवस्था कहते हैं, यानी कि इसमें गुणसूत्र किस रूप में दिखाई देते हैं? द्विसंयोजी रूप में अपने को गुणसूत्र इसमें दिखाई देते हैं। कौन सी अवस्था में? जाइगोटीन उपपरावस्था में। जाइगोटीन उपपरावस्था प्रोफेज फर्स्ट की उपपरावस्था है, ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, पहली अवस्था लेप्टोटीन में क्रोमेटिन किसमें बदल गए? क्रोमोसोम में। दूसरी जाइगोटीन अवस्था में जो क्रोमोसोम है जिनमें समजात गुणसूत्र है उनके क्या बन गए दोस्तों? जोड़े बन गए, जिसमें गुणसूत्र अपने को कैसे दिखाई देते हैं? द्विसंयोजी रूप में दिखाई देते हैं। इसके बाद तीसरी जो अवस्था है वो है पेकाइटिन अवस्था। इसको हम इधर लिखते हैं पेकाइटिन। जो तीसरी उपपरावस्था है पेकाइटिन उपपरावस्था। अब देखिए क्रोमोसोम बन गए, क्रोमोसोम से फिर समजात गुणसूत्रों के जोड़े बन गए। अब ये जो पेकाइटिन अवस्था है दोस्तों, इनमें जीनोम या जीनों के मध्य क्रॉसिंग ओवर होता है, यानी कि जीन विनिमय होता है। इस अवस्था में क्या होता है? जीन विनिमय। दोस्तों जीन विनिमय के द्वारा ही जो व्यक्ति होता है उसमें भिन्नता उत्पन्न होती है। प्राणी में भिन्नता जीन विनिमय के द्वारा ही उत्पन्न होती है। तो पेकाइटिन अवस्था में क्या हुआ दोस्तों? गुणसूत्रों का क्रॉसिंग ओवर होता है, गुणसूत्र आपस में क्रॉस होते हैं और जिसके फलस्वरूप जीनों का विनिमय होता है, जीन विनिमय होता है। ठीक है, इसके बाद जो चौथी अवस्था है वो है डिप्लोटीन अवस्था। डिप्लोटीन उपपरावस्था। पहली उपपरावस्था लेप्टोटीन, जाइगोटीन, जाइगोटीन के बाद पेकाइटिन और पेकाइटिन के बाद डिप्लोटीन उपपरावस्था। अब डिप्लोटीन उपपरावस्था में क्या होता है? उपांति भवन की क्रिया होती है। उपांति भवन का मतलब टर्मिनलाइजेशन। टर्मिनलाइजेशन। दोस्तों जो गुणसूत्र होते हैं, समजात गुणसूत्र होते हैं, उनमें प्रतिकर्षण होता है। प्रतिकर्षण होने के कारण क्या होते हैं? वे गुणसूत्र आपस में दूर दूर होते हैं। दूर दूर होने से इनका जो सेंट्रोमियर है बीच में से ये अलग अलग होते हैं, और लेकिन पूर्ण रूप से अलग नहीं हो पाते हैं। हालांकि गुणसूत्र में प्रतिकर्षण होता है जिससे गुणसूत्र दूर दूर होते हैं, लेकिन ये कुछ स्थानों पर चिपके रह जाते हैं, और जहां से गुणसूत्र चिपके दिखाई देते हैं उस स्थान को हम काइज़मेटा कहते हैं। काइज़मेटा, जहां से गुणसूत्र चिपके हुए रहते हैं उस स्थान को काइज़मेटा के नाम से जाना जाता है। और इस अवस्था में, डिप्लोटीन अवस्था में, काइज़मेटा स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं
और गुणसूत्र इस अवस्था में ध्रुवों की तरफ जाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, उपांति भवन या टर्मिनाइजेशन, उपांति भवन। अब दोस्तों प्रश्न कैसे बनता है कि बताइए कौन सी अवस्था में, अर्धसूत्री विभाजन की कौन सी अवस्था में उपांति भवन की क्रिया पाई जाती है। तो प्रोफेज फर्स्ट की जो डिप्लोटिन उपरावस्था है उसके अंदर उपांति भवन यानी टर्मिनलाइजेशन की क्रिया पाई जाती है, जिसमें गुणसूत्र जो है वो ध्रुवों पर सरकते हैं। इसके बाद जो पांचवी उपरावस्था है वो है डाइकाइनेसिस अवस्था, डाइकाइनेसिस। इस अवस्था में क्या होता है कि केंद्रक की चारों ओर की जो झिल्ली है वो विलुप्त हो जाती है और जो केंद्रिक है, जो गोलाकार केंद्रिक पाई जाती है वो भी विलुप्त हो जाती है। केंद्रिक विलुप्त हो जाती है और केंद्रक झिल्ली का विलोपन हो जाता है। केंद्रिक व केंद्रक झिल्ली का विलोपन कौन सी अवस्था में होता है, डाइकाइनेसिस अवस्था में। तो दोस्तों 5 प्रकार की उपअवस्थाएं हो गई किसकी, प्रोफेज फर्स्ट की, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। और कौन कौन सी अवस्था में कौन कौन से काम होते हैं। लेप्टोटीन अवस्था में जो क्रोमेटिन है वो क्रोमोसोम में बदल जाते हैं। जाइगोटीन में समजात गुणसूत्रों के जोड़े बन जाते हैं, समजात गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं। पेकाइटीन अवस्था में जीनों का विनिमय होता है और डिप्लोटीन अवस्था में टर्मिनलाइजेशन, उपांति भवन की क्रिया होती है जिसमें गुणसूत्र ध्रुवों पर सरकते हैं। और डाइकाइनेसिस में केंद्रिक और केंद्रक झिल्ली का विलोपन हो जाता है। इसके बाद सेकंड अवस्था आती है मेटाफेज अवस्था। दोस्तों जैसा कि हमने समसूत्री विभाजन में पढ़ा था, मेटाफेज अवस्था में क्या होता है, गुणसूत्र मध्य पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक वैसे ही इस अवस्था में भी, इस समसूत्री विभाजन की, अर्धसूत्री विभाजन की जो मेटाफेज अवस्था है उसमें भी जो गुणसूत्र है वो मध्य पट्टिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं। चित्र के माध्यम से इसे हम समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि जैसे ये गुणसूत्र है जो बीच में यानी कि मध्य में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं मध्य पट्टिका या मेटाफेज, मध्य प्लेट। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या होता है, इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी क्यों रह जाती है, इसको समझने का प्रयास करना कि गुणसूत्र का जो सेंट्रोमियर होता है, सेंट्रोमियर किसे कहते हैं, जहां से गुणसूत्र जुड़े हुए रहते हैं। समसूत्री विभाजन में क्या होता है, समसूत्री विभाजन में यहां से सेंट्रोमियर का विभाजन होता है और सेंट्रोमियर के विभाजन से ये जो गुणसूत्र है इस प्रकार से दो जोड़ों में बंट जाते हैं। दो जोड़ों में बंट गए तो एक गुणसूत्र, दो गुणसूत्र इधर, दो गुणसूत्र इधर चले जाते हैं, जिससे क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है। लेकिन अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है दोस्तों, अर्धसूत्री विभाजन में ये जो सेंट्रोमियर है इसका विभाजन नहीं होता है, ये बात ध्यान में रखनी है। अब इसका विभाजन नहीं होगा तो आधे गुणसूत्र इस ध्रुव की तरफ चले जाएंगे, आधे इसकी तरफ चले जाएंगे, जिससे क्या होगा कि इनमें गुणसूत्रों की संख्या दोनों ध्रुवों पर मात्र कोशिका की क्या रह जाएगी दोस्तों, आधी रह जाएगी। तो तीसरी जो अवस्था आती है, तीसरी अवस्था आती है एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, एनाफेज फर्स्ट में जो तारक तंतु है, ये तारक तंतु सेंट्रोमियर, गुणसूत्रों के सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं।
इस प्रकार से। अब आधे गुणसूत्र इधर और आधे गुणसूत्र इस ध्रुव की तरफ सरकने लगते हैं। यह है एनाफेज अवस्था। एनाफेज अवस्था में क्या क्या काम होते हैं? कारक तंतु गुणसूत्र के सेंट्रोमियर से संबंध हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और गुणसूत्रों को अपनी ओर खींचने लगते हैं। यहाँ पर सेंट्रोमियर का विभाजन नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है, गुणसूत्रों की संख्या दोनों ध्रुवों पर आधी आधी रह जाती है, यानी कि आधे गुणसूत्र इधर, आधे गुणसूत्र इस ध्रुव पर पहुंच जाते हैं। ये एनाफेज अवस्था। इसके बाद अंतिम और चौथी जो अवस्था है वो है टीलोफेज फर्स्ट। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो काम प्रोफेज अवस्था में हुआ उसके सारे विपरीत काम इस अवस्था में होते हैं। जैसे जो ये गुणसूत्र है जो ध्रुवों पे पहुंचते हैं, ये क्रोमोसोम से वापस किस में बदल जाते हैं? क्रोमेटिन के जाल में बदल जाते हैं। तरकुश संरचनाएं हैं वो समाप्त हो जाती है, गुणसूत्र ध्रुवों पे पहुंच जाते हैं और ये वापस किस में बदल जाते हैं? क्रोमेटिन के जाल में बदल जाते हैं। केंद्रक के चारों ओर वापस केंद्रक झिल्ली का निर्माण हो जाता है, केंद्रक झिल्ली का निर्माण होता है और जो गोलाकार केंद्रिक प्रोफेज अवस्था में विलुप्त हो गई थी वो इस अवस्था में वापस दिखाई देने लगती है। तो इस प्रकार से टीलोफेज अवस्था को रिवर्स प्रोफेज भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो प्रोफेज अवस्था में जो काम हुआ था उसके सारे विपरीत काम टीलोफेज अवस्था में होते हैं। तो इस प्रकार से अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट संपन्न होता है और एक कोशिका से दो पुत्री कोशिकाएं बन जाती है, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मात्र कोशिका की आधी होती है। अब देखते हैं इसके बाद पांचवी अवस्था आती है जिसको बोलते हैं हम इंटरकाइनेसिस। इसमें विरामावस्था नहीं होती है दोस्तों। पांचवी जो अवस्था होती है उसको क्या बोलते हैं? इंटरकाइनेसिस अवस्था बोलते हैं। इंटरकाइनेसिस अवस्था के बाद में अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड, यानी कि दूसरा जो अर्धसूत्री विभाजन है वो प्रारंभ हो जाता है, जो कि बिल्कुल समसूत्री विभाजन के समान होता है। जो जो अवस्थाएं हमने समसूत्री विभाजन में पढ़ी थी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और जिस प्रकार से समसूत्री विभाजन में कोशिकाओं का विभाजन हुआ था, ठीक उसी प्रकार से अर्धसूत्री विभाजन सेकंड में कोशिका का विभाजन होता है। प्रोफेज अवस्था में क्या होता है? ये केंद्रक, इसके चारों ओर से केंद्रक और केंद्रिका वापस विलुप्त हो जाएगी, ये क्रोमेटिन जाल वापस क्रोमोसोम में बदल जाएंगे और मेटाफेज अवस्था में जो गुणसूत्र है वो मध्य पटलिका में व्यवस्थित हो जाएंगे। और इसमें विभाजन कैसा होगा? समसूत्री विभाजन जैसे। समसूत्री विभाजन के जैसे का मतलब होता है, देखना इधर कि मान लीजिए गुणसूत्र है, गुणसूत्र के सबसे पहले क्या होता है? सेंट्रोमियर का विभाजन होता है। ठीक है दोस्तों। अब सेंट्रोमियर के विभाजन से क्या होता है? ये गुणसूत्र दो दो जोड़ों में बट गए। अब दो जोड़ों में बटने से क्या है? ये गुणसूत्र ये इधर आ जाएंगे, ये इधर आ जाएंगे, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर। चार जोड़े इधर और चार जोड़े इधर। तो यानी कि इसमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान रहती है। तो इसके द्वारा जो अर्धसूत्री फर्स्ट और सेकंड है, इसमें एक मात्र कोशिका से चार पुत्री कोशिकाएं बनती है। दो कोशिकाएं ये बन गई और दो कोशिकाएं फिर इनमें जो अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होगा उससे दो पुत्री कोशिकाओं का और निर्माण हो जाएगा, जिससे टोटल कितनी कोशिकाएं बनी? चार पुत्री कोशिकाएं, जिनमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका की आधी रहती है। तो दोस्तों ये है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और सेकेंड। अब अर्धसूत्री विभाजन का महत्व क्या है, इसकी क्या उपयोगिता है? तो दोस्तों अर्धसूत्री विभाजन के कारण ही
जीन विनिमय होता है और जीन विनिमय के कारण ही लैंगिक जनन करने वाले जीवों के अंदर विभिन्नताएं पाई जाती है और आनुवंशिक गुणों की वंशागति होती है। तो दोस्तों ये था अपना अर्धसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और सेकंड। इसी के साथ दोस्तों जो कोशिका वाला जो टॉपिक है, कोशिका वाला जो लेसन है वो समाप्त होता है। इसके बाद हम नए पार्ट से, नई यूनिट से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम दोस्तों।